नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हमारे सीधे जीवन से छूती है। विश्व पर्यावरण दिवस है, लेकिन हम केवल महज 5 जून का इंतजार करें, मुझे लगता है कि यह नाइंसाफी होगी। हम आवश्यकता से ज्यादा दोहन कर रहे हैं। धरती के अंदर उतना हमारे यहां प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन हम उससे ज्यादा दोहन कर रहे हैं, यानी कि प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। हम लोगों की एक सामाजिक ड्यूटी भी बनती है कि वास्तव में इसकी तह में जाना चाहिए और हमें एक अवेयरनेस के नाते हमें वो तकलीफ आने वाली पीढ़ी या हम जो सहन कर रहे हैं, उसके अगर अभी से लगाम नहीं लगाया, हमने अगर अभी से सचेत होना नहीं शुरू किया, तो आने वाला वक्त एक आप विचार नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते उस भयावह स्थिति की ओर हमें लेके जाएगा। चले, यही मजमून है आज के हमारे इस एजेंडे का चर्चा के लिए। और इसमें सरकारें भी दोषी हैं और हम लोग भी दोषी हैं। आखिर क्यों दोष है हमारा, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप सुनिए हमारे मजमून को और उसके बाद हम लौटेंगे हमारे पैनलिस्ट के पास। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, लेकिन अब यह दिन केवल खाना पूर्ति बनकर रह गया है। विश्व में जिस तरह से पर्यावरण बदल रहा है, उसके दुष्प्रभाव से हम नहीं बच पा रहे। कभी भीषण सूखा तो कभी अतिवृष्टि हमें खतरे को लेकर बार बार आगाह कर रही है। पिछले कुछ समय से भारत जैसे देश जो कि तेजी से विकास कर रहे हैं, इनकी भूमिका भी पर्यावरण के बचाव को लेकर महत्वपूर्ण मानी जाने लगी है। लेकिन जिस भारत में वनों नदियों की पूजा होती आई है, वो देश ही भीषण पर्यावरणीय असंतुलन से गुजर रहा है। पर्यावरण का एक बड़ा दुश्मन प्लास्टिक है, लेकिन इसके उपयोग को भी हम कम नहीं कर पा रहे। इसकी एक बड़ी वजह है नियमों का सख्ती से पालन नहीं हो पाना और देश के नागरिकों में जागरूकता का अभाव। भारत के कई शहरों में खुलेआम प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई शहर ऐसे हैं जहां शहर के बाहर बड़े बड़े कचरे के पहाड़ बने हुए हैं। कचरा निस्तारण के लिए उचित नीति न होना इसका एक बड़ा कारण है। देश में सत्ता संभालने वाली सरकारों ने भी पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर आंखें मूंद रखी है, क्योंकि इससे कारोबारी हित भी प्रभावित होते हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण औद्योगिक इकाइयों से फैलता है, पर ये पर्यावरण मानकों को नहीं मानती। दरअसल हमारे राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाही के लिए पर्यावरण का मुद्दा एक दुधारू गाय जैसा रहा है। पर्यावरण को लेकर दोहरा रवैया नहीं चलेगा। धरती को जीने लायक बचाना है तो लालच की सीमा तय करनी होगी और सख्त कदम उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने देखा कि दोहरे मापदंड नहीं अपनाने चाहिए। विकसित राष्ट्र कुछ और कहते हैं, विकासशील राष्ट्रों के ऊपर एजेंडा थोपा जाता है। आखिर ये सब चीजें चल नहीं सकती। यहां सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आपको यथार्थ में जीना होगा, उस सच्चाई को स्वीकार करना होगा, नियम सख्त बनाने होंगे। अगर दवा कड़वी लगती है तो हमें अगर रोग को मिटाना है तो उसे खानी होगी। यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारे यहां लेकुनास बहुत है, हम लचीले बहुत बनते चले जाते हैं। नियम तो बनाते हैं कि प्लास्टिक को बंद किया जाना चाहिए, लेकिन अगले ही पल अगर कोई कार्रवाई भी करने जाता है तो कई फोन घनघनाते शुरू होते हैं और कहा जाता है कि इसको छोड़ दीजिए। विदेशों में तो ऐसा नहीं होता। अगर नियम अपने स्वास्थ्य से वो कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अगर नियम सख्त भी बनाने पड़े तो बनाने होते हैं। चलो, इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त राजेंद्र सिंह जी, राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी हमारे साथ में हैं। कांग्रेस नेता आशीष चौधरी जी हमारे साथ हैं और सूरज सोनी जी लंबे समय से जो जूझ रहे हैं पर्यावरण के लिए, और शीलदा भाई जी भाजपा नेत्री हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। सिंह साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि आज जो स्थितियां बनी हुई है, न केवल हिंदुस्तान की परेशानी है, पूरे दुनिया के सामने यह संकट है कि जो इकोलॉजिकल इनबैलेंस की जो पोजीशन बनी हुई है, पर्यावरणीय असंतुलन की जो स्थिति बनी हुई है, वो किसी से छिपी नहीं है और सभी के लिए हानिकारक है। अगर एक मुल्क में अगर कहीं कोई स्थिति बिगड़ती है तो दूसरे मुल्क का भी पर भी उसका असर पड़ता है। ग्लेशियर पिघलते हैं। ये कहा जाता है कि मानसून का कोई क्रम नहीं है, कभी गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो कभी सर्दी नहीं पड़ रही है। बड़ी अटपट स्थिति है और आने वाली पीढ़ियों, क्या हम भी इसको भुगतना शुरू कर चुके, कुछ साल पहले से लोग भुगत भी रहे हैं। आखिर इसको दुरुस्त करने के लिए आपको लगता है कि नियम सख्त बना भी दे तो उनका पालन नहीं हो पा रहा है? योगेंद्र जी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो कानून बने हैं उन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन ऐसी एजेंसियों के पास में है जिनके पास में कोई इस तरह के संसाधन नहीं है,
जो इस तरह का अपराध करने वालों के ऊपर कोई डर पैदा कर सके। जो एजेंसियां हैं वो ऐसी एजेंसियां हैं जिनके पास खुद के पास अपने आदमी नहीं है कि वो कहीं जाके कार्रवाई करें। सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि ये जो भी पर्यावरण से संबंधित कानून है उनमें जो स्वतंत्र इकाइयां बनी हुई है, उन स्वतंत्र इकाइयों को जो भी कानून या कोई भी आदेश या कोई भी दंडादेश जो पारित करते हैं उसको कानूनी जामा पहनाने के लिए उसको पुलिस को मैं समझता हूं इन्वॉल्व इसमें करना चाहिए, क्योंकि पूरे देश भर में पुलिस ही एक एजेंसी है जो हर गांव में, हर कस्बे से, हर शहर में भी कई जगह से जुड़ी हुई है। आज की तारीख में वन विभाग है या जो इससे जुड़ी हुई एजेंसियां नगर निगम वगैरह है या जल प्रदूषण बोर्ड है या प्रदूषण बोर्ड है, उनके पास खुद के पास भी इतना स्टाफ नहीं है कि वो इसमें कोई एक्शन ले सके। दूसरी बात क्या है कि हम खुद भी, हम जो पर्यावरण से जुड़े हुए जो भी कोई आदेश हमारी जो स्वतंत्र एजेंसियां जो देती है हम उनको खुद भी पालना नहीं करते। अभी पिछले दिनों श्री रविशंकर थे, उन्होंने एक आयोजन किया था, उसमें 5 करोड़ रुपए का उनके ऊपर पेनल्टी लगाई थी, पर आप देखिए उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को ही नहीं माना। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने खुद ने उस कार्यक्रम को किया। कितनी बड़ी, मतलब एक देश की इतनी बड़ी पर्यावरण की चिंता करने वाले लोगों को भी चिंता करने की जरूरत है। बिल्कुल, और सरकार भी उसमें पूरी तरह से सहयोग, उसने मतलब माना ही नहीं, और माना ही नहीं माना, आज तक उसने पेनल्टी नहीं दी, वो 5 करोड़ रुपया आज तक जमा नहीं कराया। तो अब आप बताइए कैसे, क्या है सरकार के पास में, किस तरह से पर्यावरण के बारे में सोचेंगे, किस तरह से स्वतंत्र एजेंसियां, आपने उनको गाड़ी घोड़े बंगले सब ऑफिस दे दिए, वो एक आदेश पारित करेंगे और वो डस्टबिन में चले जाएंगे, वो भी आपके मतलब डस्ट हैं पूरे, कोई उनकी वैल्यू नहीं है। तो अगर हम लोग इन स्वतंत्र एजेंसियां हैं उनका सम्मान नहीं करेंगे, उनके आदेशों की पालना नहीं करेंगे, अगर हम उनके लिए चिंतित नहीं होंगे तो कैसे हम पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आएंगे। अभी तक तो हम खाली दिवस मनाते हैं, और दिवस मनाते हैं, आज चर्चाएं हो जाएगी, परिचर्चाएं हो जाएगी, कोई सार गर्भित बात सरकार के डर से नहीं कहेगा, कोई सार गर्भित बात है वो बड़े बड़े लोगों के डर से नहीं कहेगा कि पता नहीं ये हमारा क्या कर लेंगे। तो वो स्थिति है, वो सबसे खतरनाक स्थिति है कि हम मतलब इतना बड़ा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अगर कोई आदेश दे रहा है और उसकी सरकार ही पालना नहीं करा रही, तो अब आप कैसे इसके बारे में विचार करोगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो असहाय है, उनके पास में कोई किसी प्रकार का उनके पास में कानूनी अधिकार नहीं है, उनके पास इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि वो अपने आदेशों की पूरी तरह से पालना करें। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये सब के सब है, जो भी हो इनको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनावे। जो भी आप ये पर्यावरण से जुड़े हुए मामले, जब आप उनको कॉग्निजेबल ऑफेंस बना देंगे तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अधिकार होगा, वो जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएगा, पुलिस में कार्रवाई शुरू होगी, चालान पेश होंगे, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई अमल में आएगी। अभी तक ऐसी स्थिति आ नहीं रही। अभी तक तो केवल ये एजेंसियां हैं जो आप, अब जैसे प्लास्टिक बैग का ही है, प्लास्टिक बैग का है, इसका बड़ा अभियान चला। आप ये देखिए, वो आपके पानी का जो दोहन है उसके ये जो नलकूप खोदने वाली बात है, नलकूप खोदे खूब अभी भी खुदे जा रहे हैं। सरकार ने उसके ऊपर रोक लगाई, पर वो क्या कि किसी एजेंसी को जिम्मेदार उसके लिए ठहराया नहीं है, इसलिए आज भी वही काम हो रहा है। तो मेरा मानना यह है कि जब तक हम इस तरह की कोई भी कानून बनाते हैं, उस कानून को किसी ऐसी एजेंसी को जो उसके लिए जिम्मेदार ठहराई जाए, उसको अगर हम नहीं सौंपेंगे, तब तक हम नहीं समझते कि पर्यावरण के ऊपर हम कोई अंकुश लगा पाएंगे। आप देखिए, सरिस्का के जंगल थे, एक वो संसार चंद बावरिया था, वो पूरे सरिस्का के जंगल के सारे तो वो टाइगरों को मार गया, सारे जितने भी जंगली जानवर थे उनको ले गया, खा गया, सारी लकड़ियां बेच खाई, पर आज तक वो बैठा है, उसका कुछ नहीं हुआ। तो मतलब सीबीआई मर भरा गया, बर्बाद कर गया, सबको बर्बाद कर गया, उसका कुछ नहीं हुआ, कोई सजा वजह कुछ नहीं हुई उसकी, वो तो अपनी मौत मर गया। और उसके अलावा कि ऐसा नहीं कि कोई एजेंसियों ने उसको कोई बहुत मतलब ऐसा पनिशमेंट दिला दिया हो या कुछ हो, या उसकी डेथ में पहुंची हो, वो चीजें जा कहां रही थी। तो ये सब चीजें हैं जो कानूनी रूप से जुड़ी हुई है। तो इसमें मेरा तो 2 ही सुझाव है योगेंद्र जी, जब इतनी चर्चा हो रही है तो एक तो हर मतलब राज्य में कम से कम एक पर्यावरण के बारे में पुलिस स्टेशन बनना चाहिए। बिल्कुल, पर्यावरण से जुड़े हुए जो भी मामले हैं उसको पुलिस स्टेशन के लिए जिम्मेदारी हो उसकी, वो उसको देखे, देखने के बाद में उसके ऊपर कार्रवाई करे, और जो भी कानून बन रहे हैं उनको कॉग्निजेबल बनाना चाहिए, और उनको में पुलिस की
कोई भी कार्रवाई है वो उसको शास्ति योग्य और उसको कार्रवाई कर सके, इस तरह की व्यवस्था होगी। चलिए, सूरज सोनी जी हमारे साथ में हैं। सूरज जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। और क्या लगता है आपको कि आज एक प्रकृति में खनन किया जा रहा हो, कहीं पे ये बजरी का दोहन हो या फिर दूसरे तरीके खनिजों, अनाप शराब तरीके से जंगलों की कटाई हो। अभी मैं कहीं पे देख रहा था कि हमारे यहाँ पे 55 अरब टन हमारा कंजम्पशन होना चाहिए जिन प्रोडक्ट्स का पृथ्वी से जो हम लेते हैं, लेकिन 88 अरब टन हम दोहन कर रहे हैं। इसी तरह से जंगलों की पोजीशन करिए, आप लगा रहे हैं एक पेड़ है, काट 2 पेड़ रहे हैं, तो कैसे ये इकोलॉजिकल बैलेंस बन पाएगा। और दूसरी बात, अभी राजेंद्र जी सही कह रहे थे कि कुछ तो हम जिम्मेदार हैं, कुछ सरकार है नियम बना करके भूल जाती हैं। 5 जून जब आता है तो बिल्कुल हर मंच से हर जगह पे बढ़ चढ़ करके हम हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। वो बात अलग है कि साथ में हम एक प्लास्टिक की बिस्लरी की बोतल भी लेके चलते हैं, एक लस्सी की थैली भी साथ में होगी जो प्लास्टिक की बनी हुई है। ये नहीं देखते हैं कि ये जहां डालेंगे वो नाली में गिरेगी, कहां गिरेगी, इससे कितना प्रदूषण होगा। ये रोका क्यों नहीं जाना चाहिए। अगर प्लास्टिक की वजह से अगर हमारे यहाँ पे इतनी डिफिकल्टीज पैदा हो रही हैं तो हमें उसको ध्यान देना चाहिए कि प्लास्टिक के जो दूसरे ऑप्शन तलाशे जाने चाहिए। एक दिन के लिए आप किसी हाई प्रोफाइल को आप दिखाएंगे कि वो ब्रश इस तरह के काम कर रहे हैं, मेटेलिक बोतल काम में ले रहे हैं, वो ये काम कर रहे हैं, अगले दिन का क्या होगा। देखिए योगेंद्र जी, जितनी भी बातें पर्यावरण को बचाने की होती है तो ये ठीक बात है कि हमने 365 दिनों में से एक दिन तय कर रखा है। इस एक दिन चाहे तो स्कॉटलैंड में लोग बैठते हैं, चाहे तो विश्व के लोग ऑस्ट्रेलिया में बैठते हैं, चाहे तो विश्व के लोग अमेरिका में बैठते हैं, न्यूयॉर्क में बैठते हैं, केवल एक दिन के लिए। और बड़े बड़े जो लोग हैं पर्यावरणविद है वो एक दिन चर्चा परिचर्चा करते हैं, रैलियां निकालते हैं, लेकिन एक दिन में सिमट करके रह जाना मैं समझता हूँ सबसे बड़ी विडंबना है विश्व के पर्यावरण को बचाने की दिशा में और इसको क्षय करने की जो प्रक्रिया चल रही है इसको आगे बढ़ाने में। आज हम जब बात करें कि सरकारें उदासीन है, निश्चित तौर पे ठीक बात है, लेकिन कहीं न कहीं मानव का जो मोह है, प्रकृति के जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उनको दोहन करने का, और ठीक है आर्थिक विकास होना चाहिए, लेकिन आर्थिक विकास के चलते मैंने प्राकृतिक संसाधनों का इतना ज्यादा दोहन कर दिया। चाहे तो जल का लीजिए आप, इतने सारे बोरिंग। आज राजस्थान के अंदर जो खेती होती थी वो खेती का स्वरूप बदल चुका है, और शहरों के अंदर तो सारे खेत हट करके कॉलोनियां वहां पे जो है बनती जा रही है, कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए गए हैं। बात हम करें पॉल्यूशन की तो पूरे राजस्थान के अंदर स्थिति ये हो गई है कि आज जो दिल्ली का आपने देखा था पिछले दिनों स्मोक का जो घटनाक्रम चला था, जब PM10 का लेवल 937 पार कर चुका था और PM 2.5 का जो लेवल है वो 300 के आसपास पहुंच गया था। तो ये जो घटना है ये केवल हमको एक ही फैशन के रूप में नहीं लेना चाहिए इसको कि अखबारों की 4 दिन की सुर्खियां हैं, ये मौत का पैगाम है। योगेंद्र जी, जिस तरीके से अमेरिका में अध्ययन निकल के आ रहा है कि ग्रीन हाउसेस की जो ग्रीन हाउस गैसें है सबसे ज्यादा उनका जो है उत्सर्जन चीन और अमेरिका में हो रहा है, अमेजन के जंगल कटे जा रहे हैं। तो न केवल भारत राजस्थान बल्कि पूरे विश्व के अंदर स्थितियां बड़ी विकट होती जा रही है, और इसका जो भयावह परिणाम है वो अगर हम देखेंगे 364 दिन भी देखेंगे बाकी बचे हुए, तो मैं समझता हूं कि पर्यावरण का जो जितना नुकसान हमने करना था उससे बहुत ज्यादा अधिक कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते हुए आप देखिए पृथ्वी का तापमान लगातार हर दशक 0.05% बढ़ता जा रहा है। 1% जो है लगभग पिछले 30 वर्षों के अंदर तापमान बढ़ चुका है। तो ये जो बढ़ता हुआ तापमान है, ये जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं जिनका शोषण हम उतना ही कर सके जितना हमकी एनर्जी चाहिए हमको, लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो उसको धरती के तापमान में कन्वर्ट कर रही है। तो मैं समझता हूं कि हम बिल्कुल मौत के मुहाने में खड़े हैं, और यूं कहना चाहिए कि हम बारूद के ढेर पे एक चिंगारी काफी है पूरे विश्व को नष्ट करने के लिए, मानव प्रजाति को लुप्त करने के लिए। और जो वन है उनकी स्थितियां आप देखेंगे तो लगातार दिन प्रतिदिन हम क्षय करते जा रहे हैं। आपने सरिस्का की बात की भी, सरिस्का के अंदर ठीक बात है कि वन्य जीव भी थे, उसमें नए वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 कुछ कर पाया, नए एनिमल क्रूएल्टी एक्ट 60 कुछ कर पाया, और नए सरकारें कुछ कर पाई, क्योंकि सरकारी संरक्षण में ही ये जो संसाधन जैसे लोग पनपते हैं, सरकारी संरक्षण के अंदर ही जो भूमाफिया पनपते हैं, सरकारी संरक्षण के अंदर ही खनन माफिया जो लगातार धरती माता के गर्भ से हैं और खनन को निकाल करके प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये सरकारी संरक्षण के अंदर इनको जो पनपाना
समाज का भी एक बड़ा जो है इसमें हिस्सेदारी देखने में आ रही है कि हम लोग केवल एक दिन बोलते हैं और हमारा एक दिन बोलना 364 दिन चुप रहना, मैं समझता हूं कि पर्यावरण को क्षय करने में और मानव जाति को नष्ट करने की दिशा में एक कदम है। चले, मैं लौटूंगा आपके पास सूरज जी। इस वक्त आरसी चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरसी चौधरी जी, ये देखिए, ये बात सही है कि जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन चुनी हुई सरकारें जो स्थिति हैं उन्हें बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। बना इस नाते सकती हैं कि जो कानून बनाए जाते हैं वो निश्चित रूप से आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते होंगे कि जरूरत है उसकी बनाई जानी चाहिए, सबकी सहमति होती है, कोई नहीं चाहेगा कि इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो बिगड़े। लेकिन दूसरी तरफ इसमें कमियां भी सरकारों की ओर से छोड़ी जाती है, खुली छूट भी सरकारों की ओर से दी जाती है। आज पॉलीथीन पे बैन करने की बात सब जगह कही जाती है, बड़े बड़े इश्तिहार छपाए जाते हैं, जगह जगह अनाउंसमेंट किए जाते हैं, क्यों बैन नहीं हो पा रही है? गाय जिसके लिए कहा जाता है कि माता है, वो प्लास्टिक की थैलियां खाती रहती हैं, कहीं पे अगर कोई बड़ा आदमी हो तो उसको खुली छूट दी जाती है। बड़ी रोचक बात है कि जब समाचार पत्रों में इस बात को देखा गया, पहली मर्तबा ऐसा केस सामने आया है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि चंबल की हत्या कर दी गई है और बाकायदा उसके लिए एजेंसीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ऐसे सख्ती क्यों नहीं की जानी चाहिए? अभी सिंह साहब कह रहे थे कि कई बार मर्तबा ऐसे केसेस सामने आते हैं कि सरकारें उस पर गौर नहीं करती हैं तो एजेंसी परवाह नहीं करती हैं, या जो कहें कि जो अपराधी है या जिस पे आरोप है वो परवाह नहीं करते हैं इस बात की कि ठीक है कुछ नहीं होगा, ऊपर मेरे आका बैठे हुए हैं। तो सख्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं? योगेंद्र, निश्चित रूप से आज इस दिवस पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये एक दिवस का नहीं है, एक सेलिब्रेशन का नहीं है। तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, तमाम विश्व के लोगों को ये एक संकल्प दिवस के रूप में मनाता हूँ, ये मानना चाहिए और लेके करते हैं। बहुत से जैसे लोग हैं, जैसे सूरज जी अगर कह रहे हैं समाज सेवी के तौर पे या पर्यावरणविद के तौर पे अगर वो पेश आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से देश के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं कि ये एक दिन कोई दिवस है, वो संकल्प दिवस के लिए है कि मैं इस पर्यावरण को किस प्रकार से रक्षा करूंगा। और तमाम जितने भी जो आपके दर्शक हैं उन सभी से इस चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि वो आज निश्चित रूप से ये तय करे कि वो किस प्रकार से इस पर्यावरण की सुरक्षा कर सकता है। जिस प्रकार से आपने प्लास्टिक की चर्चा की, पॉलीथीन की चर्चा की, मैं अगस्त 2010 में राज्य की सरकार ने एक कानून बनाया था और कानून के द्वारा ये कहा था कि जो पॉलीथीन्स होते हैं उन पॉलीथीन्स को कंप्लीटली बैन किया था। और महात्मा गांधी जी का एक वक्तव्य मेरे को याद आता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था उस जमाने के अंदर, देश के अंदर जब महामारियां फैलती थी, तो उन्होंने कहा था क्यों ना हम निकाय बॉडीज हैं, जो निकायों की जो सरकारें हैं, उन सरकारों पे हम हत्या का मुकदमा दर्ज करें, क्योंकि वहां पे कहीं पे वाटर लॉगिंग हो रही है, कहीं पे आपने कचरा खुले में छोड़ दिया, तो इस प्रकार की महामारियों का रूप ले रहे थे। आज उन महामारियों से बढ़ के ये जो नया जो है, जहां पे चाहे पॉलीथीन हो चाहे प्लास्टिक्स हो, एक सर्वे में मैंने पढ़ा था कि प्रति मिनट पूरे वर्ल्ड के अंदर 10,000 प्लास्टिक जो बोतल्स हैं, कैंस हैं, इस प्रकार की यूज करते हैं। एक मिनट के अंदर 10 लाख बोतलें यूज होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान के अंदर प्रतिदिन 15,000 टन प्लास्टिक का यूज होता है और जिसके अंदर से 9,000 टन का रिसाइकिल होता है, बाकी कंप्लीट जो हो जाता है। 60% जो टोटल जो प्रोडक्शन होता है उसका रिसाइकिल में होता है, नहीं सिंगल यूज होता है, डिस्पोजल्स के लिए यूज होता है। चाहे हम शादी में जाएं या कहीं पे भी जाएं, डिस्पोजल की एक परिपाटी बढ़ रही है। ये सोसाइटी के अंदर सभी लोगों के कंट्रीब्यूशन से होगा। पर्यावरण का जो नुकसान है, निश्चित रूप से जहां पे हम इसको या तो हम किसी लैंड के अंदर डंप करेंगे या फिर हम समुद्र में करेंगे। समुद्र के अंदर जो सी फूड्स है उसके द्वारा पूरी बॉडी के अंदर वो जो सी फूड हैबिट्स जिसकी है वो पूरी चेन के अंदर आता है, फूड चेन के अंदर आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पे जिस प्रकार से जो राजेंद्र जी ने कहा, निकाय जो होते हैं, शहरी जो निकाय होते हैं, अर्बन जो निकाय होते हैं, वहीं से ग्रामीण का आदमी लेकर अपने घर तक पहुंचता है, गांव तक पहुंचता है। और इस प्लास्टिक का अगर सबसे ज्यादा कहीं भी यूटिलाइजेशन है तो वो अर्बन बॉडीज के अंदर है। अर्बन बॉडीज जितनी भी जो है, आज हमने ये जो स्वच्छता दिवस चल रहा था और स्वच्छता के अंदर हमारे राज्य की रैंकिंग कैसे है, जयपुर की रैंकिंग कैसे है, उस दौरान मैंने देखा कि ये जो लालकोटी सब्जी मंडी है, उस सब्जी मंडी के अंदर तमाम जो सब्जी वाले थे वो उस परिसर के अंदर की तरफ थे। प्लास्टिक कंप्लीटली बैन था, लेकिन वो एक उस तक चला। उसके बाद में आज वहां पे प्लास्टिक खुली मिल रही है, प्लास्टिक पे कोई बैन नहीं है। सभी जो लोग हैं वो प्लास्टिक को लेके जा रहे हैं। ये सरकार और प्रदेश की जनता और देश की जनता दोनों की महती भागीदारी बनती है। जिस प्रकार से हम आने वाली पीढ़ी के लिए हम कैसा छोड़ के जाना चाहते हैं, जिस प्रकार से प्रति वर्ष जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, ये अपने आप में चुनौती है। और ये एक पर्यावरण दिवस ही नहीं, चाहे ओजोन संरक्षण दिवस हो, चाहे पृथ्वी दिवस हो,
हम अलग अलग ये सेलिब्रेशंस करते हैं, 22 अप्रैल को करते हैं, सितंबर में करते हैं, 16 सितंबर को हम ओजोन का करते हैं। तो जिस प्रकार से हम रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, एसी यूज कर रहे हैं, व्हीकल्स के अंदर एसी यूज कर रहे हैं, जो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, सीसीएफ जो है, सीसीएफ का जितना उत्सर्जन हो रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन में हम एसीज का यूज कर रहे हैं, वो जिस प्रकार से हमारे ओजोन लेयर को नष्ट कर रही है, उससे प्रतिवर्ष टेम्परेचर बढ़ रहा है और अपने आप में एक इकोलॉजिक सिस्टम को वो चुनौती है। इस चुनौती में सरकार के अंदर जो हिस्सा अर्बन बॉडीज का, जो अर्बन निकाय है, और दूसरा तमाम जो लोग हैं, आज के दिवस पे तमाम दर्शकों को आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं वो एक संकल्प लें कि मैं इस पर्यावरण को कैसे संरक्षित करने में मेरी भूमिका निभा पाऊंगा। चले शील दवाई जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, जिम्मेदारी सरकारों की है, इसे बैलेंस करने के लिए कानून सख्त बनाए जाने चाहिए। अब ये देखिए, सबसे रोचक बात है कि कुछ दिन पहले ही पंजाब से आने वाली कैनाल में वहां की एक फैक्ट्री शीरा डाल देती है, जिससे कितने लोगों की, और ये तो कहा भी जाता है कि जहां वास्तव में कैनाल का पानी आ रहा है पीने का, उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, और कैंसर के गांव हो रहे हैं, गांव के गांव जिसमें कैंसर के पीड़ित मरीज हैं, ट्रेनें जाती हैं जिनको कैंसर ट्रेन कहने लग गए हैं। तो ये वही सब चीजें हैं जो आज हम, जिसके प्रति हमारा रवैया ढूल मूल, आज नहीं कल मीटिंग में एक मंत्री आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा, अवसर मिल रहा है कोई अपनी बात उठा पा रहा है, नहीं उठा पा रहा है, अगर बड़ा कोई आदमी उसे हम छूट दे रहे हैं। तो ये सब चीजों से तो मुझे लगता नहीं है कि जो सुबह सुबह दौड़ रहे हैं लोग, या एक दिन के लिए कहा जा रहा है वो मसाल जुलूस निकाल रहे हैं कि बिल्कुल ये पर्यावरण को बचाना है, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे तो कोई मदद हो पाएगी। जब तक नियम सख्त नहीं होंगे, हम परवाह किस बात की करते हैं। देखिए योगेंद्र जी, ये पर्यावरण जो आज अपन दिवस मना रहे हैं, ये सिर्फ वाकई में एक दिन का नहीं है। जिस तरह से प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ की जा रही थी, तो ये सारे केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के देशों ने ये महसूस किया कि अगर इस पर पोल्यूशन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले 10, 20, 50 साल में स्थिति भयावह हो सकती है। आपको जैसा पता है 1972 में स्वीडन में 119 देश इकट्ठे हुए, वहां के जो हेड्स थे उन्होंने ये महसूस किया कि अब समय आ गया है, आगे हमें अपनी जो पीढ़ी को बचाना है, तो अपने अपने देश में हमें इस तरह से कठोरता से नियम भी बनाने होंगे ताकि लोगों पर इस पर नियंत्रण हो और जो पॉल्यूशन है और उसको रोका जाए और प्रकृति से छेड़छाड़ को भी रोका जाए। अभी जो भोपाल में जो त्रासदी हुई थी 84 में, उस वक्त ये महसूस किया गया कि ये कानून बनाया जाए। मैं जहां तक समझती हूँ उस समय ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी बना और उस पर कार्रवाई भी हुई। और अभी जो रिसेंट हमने जो देखा, जिस तरह से सर्वे हुआ था कि विश्व में भारत के 5-7 जिस शहर थे, जिसमें जयपुर भी शामिल था, लखनऊ भी था, वाराणसी भी था, और फतेहपुर जो लोग थे, जो शहर थे, उनका बहुत स्थिति बहुत भयावह थी। नरेंद्र मोदी जी जब वहां पर वाराणसी गए तो उन्होंने एक अभियान भी चलाया था, नमामि गंगे नमामि, उसको साफ करने के लिए जो चलाया गया। और इसके बाद में जिस तरह से दिल्ली में पॉल्यूशन की जो स्थिति हुई, जो तो वहां के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने ऑडी 1 भी शुरू किया, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी। उसके जो एनसीआर में जिस तरह से जो मतलब नासमझी कहूंगी मैं तो, जिस तरह से वहां के किसान पराली जो जलाते हैं उससे जो पॉल्यूशन निकल रहा है, उससे पूरे वातावरण इतना प्रदूषित हुआ कि वो यहां तक हमारे अलवर भरतपुर तक आया। तो जो हमारा राजस्थान सरकार का जो डिपार्टमेंट है उसने मेरे पास ये आदेश पड़े हुए हैं, उन्होंने आदेश निकाला कि तुरंत रूप से जितने भी जो भट्टे चल रहे हैं उनको बंद किया जाए फर्दर आदेश तक, और जो क्रैशर मशीन चल रही है उनको भी किया जाए, और जो पुरानी बसें जो मेरा एक छोटा सा सवाल शील जी, जी आप पे बिल्कुल आदेश की कॉपी लेकर के आई हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की। मुझे बड़ी खुशी है कि आप पूरी गंभीरता के साथ में आई भी हैं, अच्छी बात है। लेकिन यहां एक मैं बताना चाहूंगा, ऐसे ऑर्डर धूल फांक रहे हैं। अभी सिंह साहब ने कहा, आप भी जानते, मैं भी जानता हूं, सूरज सोनी जो बात बता रहे हैं अभी, ये धूल फांकते हैं। क्यों फांकते हैं? अभी श्री श्री रविशंकर प्रसाद साहब का श्री श्री महाराज रविशंकर जी की हम बात कर रहे थे, उन्होंने क्या, जब सब मना कर रहे हैं, एनजीटी ने साफ मना किया। किस बिहाफ पे? सिर्फ इस वजह से कि प्रधानमंत्री को भी इसमें जाना था, अर्धसैनिक बलों को आपने वहां लगा दिया। तो ऐसी कुछ चीजें जिस पे सख्त रवैया होना चाहिए। आज कितने इलीगल क्रैशर्स चल रहे हैं, मालूम है इस बात का? कितने इलीगल माइनिंग हो रही है, कितना बजरी का दोहन हो रहा है, रोज ट्रक पकड़े जा रहे हैं, वहां से तक कैसे पहुंच जाते हैं ये सब चीजें। इस आदेश की आवश्यकता ही नहीं है।
नए आदेश आप मंत्री काट ले, पुराने जो रूल्स बने हुए हैं अगर उन्हीं को सख्त तरीके से अगर लागू कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं, कोई मानता ही नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को ही नहीं मान रहे, जबकि इसमें पेनल्टी मैं कह रहा हूं, अगर आप भी ये बात कहेंगे, आप भी अगर ये बात कहेंगे कि इसमें पेनल्टी का प्रावधान भी है, आप पेनल्टी का प्रावधान मत करिए, नियम पहले से ही बहुत सख्त हैं कि आप इलीगल अगर माइनिंग करेंगे तो आप पे ये जुर्माना है, जुर्माना नहीं है, आप उसको बंद करिए, पाबंद करिए। जिस दिन अगर एक दिन के लिए कहीं कोई हल्ला होता है तो 3 ट्रैक्टर जब्त करके दिखा देते हैं कि कार्रवाई हुई। ये हो कैसे रहा है? अगर सरकार इन सब चीजों में अगर ये लगता है कि बिल्कुल हम कार्रवाई कर सकते, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। कई बार विधानसभा में सुनने को मिला, सरकार की तरफ से एक पक्ष भी आया करता था कि बजरी दोहन का जो मामला है उसमें बड़ी लाचारी है कि साहब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो खुली छूट दे देंगे किसी को भी, अगर चंबल में से जम के आप बजरी दोहन करिए और जैसे जैसे आप उसको डंप करिए, जिस दिन मौका मिले उस दिन पूरी तरह से बैन करके और उसकी ब्लैकमेलिंग करिए। ये कहां से बैठेगा ये सर? ये सरकारों को रोकने का काम है, दूसरा कौन रोकेगा इसको? नहीं योगेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह बजरी माफियाओं ने जिस तरह से अटैक किए, जो रोकने के लिए गए, जिन्होंने कंप्लेन की, उनका भी मर्डर तक हो गए। तो बहुत ही गंभीर ये दुस्साहस कैसे बढ़ रहा है? ये तो राजस्थान का इश्यू नहीं है, राजस्थान का इश्यू नहीं है। एक बिल्कुल प्रोबेशनर ऑफिसर का मध्य प्रदेश में मर्डर कर दिया जाता है, बिहार में इस तरह से अटैक कर दिया जाता है, राजस्थान में बिल्कुल बेखौफ तरीके से कोई डंपर लेकर के पीछे भगता है, कोई ट्रैक्टर लेकर के पीछे भगता है। धौलपुर में पिटाई हुई है, हाँ बिल्कुल सब इंस्पेक्टर। हाँ, ये ऐसा कैसे हो रहा है? एडिशनल एसपी है, उन पे हमला हुआ, माफ करेगा डिप्टी एसपी, उन पे हमला हुआ। ये हो कैसे रही? दुस्साहस कैसे बढ़ रहा है ये? नहीं, बिल्कुल ये सरकार की कर भी रही है, सरकार का दायित्व भी है और पुलिस भी कर भी रही है। इसमें पकड़े भी गए, जैसे राजस्थान की जो बात चल रही थी, वो सरपंच पे गाड़ी चढ़ा दी, कुछ किया, वो पकड़े भी गए, लेकिन फिर भी जितना कंट्रोल होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। और जहां तक पॉलीथीन की बात हो रही है, ये सही है कि नगर निकायों का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो जिस तरह से गार्बेज जो आ रहा है उसका सही डिस्पोजल हो। और जयपुर नगर निगम की बात करूं तो हजारों। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यहाँ पे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम पर्यावरण दिवस पर। चलिए, शील दवाई जी के पास में था मैं ब्रेक से पहले। मैडम, आप मेयर भी रही हुई हैं, हर बार एक आदेश निकाला जाता है, मुझे अच्छे से ध्यान है कि पूर्ववर्ती सरकार, जब वसुंधरा सरकार से भी पूर्ववर्ती थी, यानी कि अशोक गहलोत जब प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय एक आदेश निकाला गया था, मुझे अच्छे से ध्यान है, शांति धारीवाल अर्बन मिनिस्टर थे उस वक्त। तो ये निकाला गया था कि इतने दिन में इसको आउट करिए पॉलीथीन को। धीरे धीरे कोशिश भी की गई, फिर उसके बाद में हर बार आदेश निकाल ले जाते हैं, फिर आदेश निकाले जाते हैं, अब की बार बक्सा नहीं जाएगा। छोटे छोटे से दुकानदार होते हैं, रियली उनको लिटरेट करने की आवश्यकता है कि आप जो पॉलीथीन दे रहे हैं आप मना कर दीजिए। जब एक सभी जगह होगा कि अपनी थैला या कुछ भी आप साथ में लेके आइए, उसी में सब्जी फ्रूट्स आपको देंगे। तो ये कुछ सिर्फ 2 दिन का अभियान चलता है, या कोई टीम आने वाली होती है तो उस दिन के लिए हम पॉलीथीन को गायब करते हैं, फिर अगले दिन ही वही गायें खाती नजर आती हैं, हम हर व्यक्ति के हाथ में पॉलीथीन लटकती नजर आती है। तो ये सब चीजें आउट क्यों नहीं हो पाती है? कहां कमी रहती है? नहीं, देखिए योगेंद्र जी, आप इस बात को तो मानेंगे, पहले से लोगों में अवेयरनेस भी आई है। जिस तरह से पॉलीथीन का भी जो अभियान चला था, अभी तक बहुत, मैं समझती हूँ कि 90% तो उस पर कंट्रोल हो चुका है। और नगर निगम ने तो वो बैग भी बांटे थे, इसके पेपर बैग्स भी बांटे और जो कपड़े के बैग्स भी बांटे, और पब्लिक में थोड़ी सी अवेयरनेस आई है, लेकिन गाय बजाय फिर भी थोड़ा सा ये हो जाता है। और मैं समझती हूँ कि इस पर बहुत जरूरी है। इसके साथ भी जो एक रीजन ये भी होता है कि जिस तरह जब भी कोई एनक्रोचमेंट होता है, एक वो भी कारण हो जाता है कि जो एनक्रोचमेंट हुआ, मकान बनाया, वो छोड़ दिया। हालांकि नगर निगम जाता है, उसका जो मलबा गिरता है उसको भी
उठाता है। और जिस तरह से जो रोज की अपने जयपुर के आसपास की हम बात करें तो रोज इतनी पब्लिक आती है, रोज फ्लोटिंग होती है, वो भी एक पॉल्यूशन का कारण है। एक व्हीकल इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, उस पर भी मतलब वो भी इतने पॉल्यूटेड पैदा करते हैं, पॉल्यूशन पैदा करते हैं। अभी जैसे सांगानेर में जो फैक्ट्री चल रही थी उस पर भी कंट्रोल किया गया। और जो द्रव्य नदी एक नाला जो था वो भी एक द्रव्यवती नदी, नाला नहीं था, द्रव्यवती नदी, हाँ मतलब नाले जल बन रहा था, नाले का रूप ही था उसका। अब द्रव्य नदी उसको बना के कर दिया, तो कोशिश यही की गई है कि वो जो गंदगी जो वहां पर नहीं जाए। और जिस तरह से भी मतलब गायों का जो पॉलिथीन का जो बाड़ा था उसका भी करा, और जो डिस्पोजल के भी बढ़ा मैं दिया। अभी भी एक बात मैं बताना चाहूंगा साहब आपको, आप ये बताइए मेरे को कि आप द्रव्यवती नदी भी बना रहे हैं अभी आप लोग, है ना, और उसके लेकिन आसपास से जो गंदा पानी आ रहा है, सीवरेज का पानी आ रहा है, उसके लिए लेकिन अभी भी कोई अलग से रास्ता नहीं निकला है कि जिसके चलिए आज द्रव्यवती नदी अगस्त में आप शुरू करने जा रहे हैं, उसके पैरेलल को लाइन जा रही हो, तो वो वही जो सीवरेज का पानी है, दूसरा पानी है, सारा आकर के उसी के अंदर डंप होगा। फिर देखिए सीवरेज लाइन भी डलेगी। अभी जो बीसलपुर का पानी आ रहा है वो पाइप्स डलेंगे, उससे पहले सीवरेज लाइन का भी काम चल रहा है। मैं समझती हूँ जब सब जगह सीवरेज लाइन डल जाएगी। चलिए, लेकिन एक बड़ा गंभीर विषय है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीवरेज से चलाने का प्रोजेक्ट है वो, तो द्रव्यवती तो 8 STP बढ़ाए उसमें। हाँ चलिए, दुनिया में अभी भी 1.9 लाख, माफ करिएगा 1.9 करोड़ लोग प्रति वर्ष अगर मर रहे हैं इससे, तो बड़ा एक मुझे लग रहा है कि एक गंभीर विषय है। और अगर इस ओर ध्यान अभी भी नहीं दिया जाता है तो बड़ी मुश्किल बात होगी। नियम बहुत सारे बने हुए हैं, नियम पहले के भी इनफ है, कोई ये नहीं है कि पहले के नियम जो है उसे सख्त करना और जरूरी था। जब हमारी इच्छा शक्ति ही प्रबल नहीं होगी कि हम नियम कायदों को अगर लागू नहीं करेंगे, आज हम जितना आपको प्रकृति इतना दोहन करने की आपको कैपेसिटी जितनी है, आप उतनी उसकी एक कैपेसिटी है, लेकिन आप उससे अगर डबल दोहन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हालात बिगड़ने हैं। आज बड़े बड़े पहाड़ देखते हैं कि क्रैशर चल रहे हैं, धूल चारों तरफ छाई हुई है, लेकिन फिर कहा जाता है कि कार्रवाई करते हैं। क्या कार्रवाई हो रही है उससे? मैं सिंह साहब के पास में जाना चाहता हूं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कार्रवाइयों का असर क्या रहता है। सिंह साहब, आज भी इतने बड़े बड़े क्रैशर चल रहे हैं और कहा यह जाता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, धमाकों से हिलते हैं लोग। और कई बार रिपोर्ट्स इस बात को कह चुकी हैं कि जो ब्लास्टिंग होती है अर्थक्वेक को लाने में एक बड़ा एक वो ये भी एक रोल अदा कर रही हैं। आज नहीं तो कल होगा, कहीं तो चट्टानों के खिसकने से हालात बिगड़ सकते हैं। पूरे के पूरे पहाड़ साफ कर दिए गए। ये बात ठीक है कि विकास के लिए कुछ तो आपको खोना पड़ेगा, लेकिन हम जीवन के साथ समझौता कर लेंगे। योगेंद्र जी, आप ये जो पहाड़ियों में विस्फोटकों का उपयोग करके और जिस तरह से पत्थर निकाल रहे हैं, जिस तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं हमारी प्राकृतिक संपदा को, बड़ी अफसोसजनक बात है, चिंताजनक बात है। मैं आपको एक बात बताऊं कि धौलपुर में राजस्थान एक्सप्लोजिव लिमिटेड कंपनी थी, उसके 168 ट्रक बारूद गायब हो गया। बिल्कुल गायब हो गया। आप ये देखिए, वो बारूद इन्हीं कामों में लगा। वो सारी पहाड़ियां उन्होंने सारी की सारी ध्वस्त कर दी पूरे देश भर की। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, 168 ट्रक बारूद के, आज तक उनका हिसाब किताब नहीं था। तो आप ये सोचिए, 22 ट्रक के आसपास कहीं भीलवाड़ा में या कहीं पता चल पाया था? पता चले वो हेड़ा थे, शिव शंकर हेड़ा वगैरह, उनको पकड़ा गया था और वो कुछ पकड़े गए थे। परंतु मैं आप बता रहा हूं, इतना खुलेआम चल रहा है और अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं चल रहा, अभी भी वही चल रहा है। तो आप दूसरा देखिए, आप रामगढ़ का बांध है, आप जयपुर की बात करते हैं। रामगढ़ का बांध पहले पूरे जयपुर को पानी सप्लाई करता था। सारी सरकारें आ गई, सबकी सरकारें, किसी पार्टी विशेष के लिए कहीं नहीं जा सकती, पर सबकी भूमिका उसमें रही है। बड़े बड़े लोगों के फार्म हाउस है जब वहां पे, वो जो पानी आने का रास्ता था उस पे बड़े बड़े IAS अधिकारियों के, राजनेताओं के, IPS अधिकारियों के, बड़े बड़े चिंतकों के वहां पे फार्म हाउस है। 161 इंडिकेटर बना रखे हैं। अब बताओ आप, अब पानी, ये जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, इनको जो रोक रहे हैं, इनका नुकसान कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? कोई कार्रवाई नहीं कर रही। रामगढ़ में एक पानी की बूंद नहीं है। जो रामगढ़ का जब पहले बरसात होती थी तो लोग ऐसे जाते थे वहां पिकनिक बनाने के लिए, गोट करने के लिए। अब वो रामगढ़ का बंदा साफ हो गया बिल्कुल। कैसे साफ हो गया? कहां है वो पानी? कोई ऐसा थोड़ी बरसात नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा। वो सब हम लोगों ने, हमारे जो भी एनिकट्स थे और हमने फार्म हाउसेस थे, उनके रास्ते में उन सबको हमने रोक दिया, सारे के सारों को रोक दिया। दूसरी बात आती है धार्मिकता की। देखो, पर्यावरण में धार्मिकता का भी सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। आप ये देखिए कि अब कितने लोग हैं रोज मर रहे हैं।
उन पे एक आदमी को जलाने में 10 मन लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है। अब आप जो कितने लोग रोज के मर रहे हैं, उनको आप 10 मन लकड़ी, हर आदमी, पेड़ तो एक लगाता नहीं है, और जब मरता है तो पूरे के पूरे 2 पेड़ों को खा जाता है। तो ये कोई इस तरह से सरकार को, धार्मिक जो लोग हैं उनको इस बारे में विचार करना चाहिए कि भाई जो व्यक्ति अपने जीवन काल में कोई 10 मन लकड़ी का पेड़ लगावे, कम से कम उसी को ही अपना अंतिम दाह संस्कार अग्निदाह से कराने का अधिकार होना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था हम खुद करें। अब आप देखो करोड़ों लोग मर रहे हैं और करोड़ों मन लकड़ी, पूरे जंगल हमने साफ कर दिए, दूसरे कब्रिस्तान बढ़ रहे हैं। अब आप देखो कि 3 फुट बाई 8 फुट का कब्रिस्तान में जगह घेर ली उसने। अरे भाई आप कब तक बढ़ाओगे? आप पूरी धरती को पूरी को ही घेर लोगे, एक दिन आएगा। पत्थरों का दोहन हो रहा है तो उसमें कैसे, उसको आप कोई ना कोई सिस्टमेटिक तरीका करो भाई, उनको सीधा ही अंदर, या तो उनको सीधा दो, अभी वर्टिकल दे रहे हो तो उनको आप सीधा दो, कोई ना कोई इसका बचाव करो, धरती का बचाव करो। हम जैसे हिंदू लोग हैं, हम चाहें कि भाई हमारे अग्नि का दाह है, इसका दाह संस्कार है, इसमें कोई नया विकल्प निकाले, या इसको कोई इस तरह से जोड़ें, धर्म से जोड़ेंगे भाई जो व्यक्ति अपने जीवन काल में कोई बर्थडे पे, कोई मैरिज एनिवर्सरी पे कोई पेड़ लगावे, वही आदमी इस तरह का उसमें इन्वॉल्व हो सके। परंतु ये सब चीजें हमारे चिंतन की है। जैसा सब लोग कह रहे हैं कि वास्तव में हमारा पानी है, उसके लिए अब आने वाली जो गंभीर समस्या पानी की होने वाली, एक एक बूंद के लिए झगड़ा होने वाला। मैं आपको बताऊं, अभी हमारे सीकर की तरफ और इधर झुंझुनू की तरफ हालात ये हो गए कि गांव के गांव खाली हो गए, वहां खारा पानी है। वहां भी सीएम साहब गए थे, वो आरओ का बता के आए, खासरी आवास गांव में भी कहा कि भाई आरओ लगा के, वो आरओ भी लग गया है, पीने को पानी नहीं है अब। तो अब ये एक बड़ी भयावह स्थिति है जो अभी अगर हम ये फेस कर रहे हैं, और अगर अभी हमने इनके ऊपर नियंत्रण नहीं किया, अभी इनके ऊपर कोई अच्छे कानून नहीं बनाए, तो कितनी भयावह स्थिति होगी, कैसे लोगों की जान जाएगी। कानून तो बने हुए हैं, यहाँ कानून का ही सवाल है। कानून ऐसे हैं जिनमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही ना। वही मैं जानना चाह रहा हूँ, कानून बने हुए हैं, आज जगह जगह पे क्रेशर लगे हुए हैं। चंबल में से जब बजरी दोहन पर बैन है सुप्रीम कोर्ट का, बजरी कहां से आ रही है? और अगर कार्रवाई करने जाते हैं तो उन पर हमला हो रहा है। ऐसे दुस्साहस कैसे बढ़ता जब ये राजनीतिक संरक्षण है, पूरा पॉलिटिकल शेल्टर है सबको। आप ये देखिए, चाहे कहीं पे भी हो, बिना राजनीतिक संरक्षण के सरकार चाहे तो 2 मिनट में ठीक कर दे सारों। सरकारें चाहती है तो बड़ी से बड़ी युद्ध स्तर पे कार्रवाइयां होती है, उनको कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता। परंतु ये सब चीजें, इनसे जो राजनीतिक रूप से राजनीतिक कोई जो एक प्रोटेक्शन होता है, पुलिस क्या है, पुलिस पॉलिटिकल प्रोटेक्शन में काम करती है। पुलिस को तो अगर आप निर्देश दे दोगे एक भी बजरी का ठेला नहीं उठना चाहिए, अगर उठ जाए तो आप बताओ, नहीं उठेगा। पर वो फिर क्या है कि पुलिस भी शामिल हो जाती है उस लूट में। वो जब उनको लगता है कि ये तो भाई रुकना है नहीं, अपने से पॉलिटिकल प्रोटेक्शन में चल रहा है, तो वो भी शामिल हो जाते हैं। पुलिस वाले भी फिर 2 पैसे अपने पेट में डालते हैं। तो ये जो व्यवस्था चल रही है लूट खसोट की, इसको रोकना जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं योगेंद्र जी, मैं ये कहना चाह रही थी, जो प्रयास अभी जैसे जोधपुर की साइड में जो धूल भरी आंधी उड़ती थी, वो भी एक पोल्यूशन होता था, लेकिन अब वहां पर अभी आपने अखबार में भी पढ़ा। नहीं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, वो रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि आंधी का कितना असर पड़ता है, आपके धुआं का कितना असर पड़ता है, जो चिमनियां होती हैं उनकी धुआं का कितना असर पड़ता है। धुआं का भी कैटेगरीज के हिसाब से देखिए आप उसमें। उसके अलावा डस्ट जो होती है उसका कितना असर पड़ता है, उनका सबका, धूल भरी आंधी और जो है मैडम, उनका सेहत पे बहुत बड़ा कोई असर नहीं पड़ता है उसका, कि जिसकी वजह से हम ये कहें कि पोल्यूशन, जो अंधकार हो रहे हैं इनका। हाँ जी, मैं दूसरी बात बता रही थी कि आज वहां पर चाहे वो जंगली पौधे हों, वो वहां पर प्लांटेशन कर दिया गया है, तो एक जो आंधी का जो रूप होता है उसके वेग में बहुत कमी आई है। और जिस तरह से 3-4 लाख पौधे अभी कुछ जो सीजन गया था उसमें राज्य सरकार ने लगाए, और जो जहां पर जो जल स्वावलंबन के तहत जो कुएं और जो बावड़ियां और जो गड्ढे खोदे गए उनके आसपास भी पौधे लगाए, ताकि मतलब पॉल्यूशन फ्री हो सके, और जब पानी एकत्रित हो तो पौधों को भी पानी मिले। मुझे तो एक चीज बताइए शील जी, आप, मैं देखिए को सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं, मुझे तो जो हालात दिखाई दे रहे हैं आपको भी दिखते होंगे, हम सब साथियों को दिखते होंगे। अभी भी सरकारों के कदम जो उठाए जाते हैं इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए, जिसका सीधा असर हमारी सेहत पे पड़ता हो, पर्यावरण पे पड़ता हो, वास्तव में सरकार कितनी जिम्मेदारी निभा पा रही है, मैं वो जानना चाहता हूं आपसे। नहीं देखिए, मैंने बताया ना, जैसे पॉलीथीन की बात करी जो डायरेक्ट सेहत से जुड़ी हुई है,
तो सरकार ने ये भी इस पर भी बैन लगाया है। जो पुरानी बसें जो शहर में जो धुआं छोड़ती थी, अब उन पर भी बैन लगाया है कि जो पुराने 2 साल पुराने या 3 साल पुरानी जो गाड़ियां हो चुकी हैं, 2-3 साल नहीं, मतलब जो पुरानी गाड़ियां हो चुकी हैं उन पर कंट्रोल किया, जो टेम्पो चलते थे उन पर कंट्रोल किया है, जो लो फ्लोर बसें चल रही हैं जो धुआं उड़ा रही हैं उन पर भी कंट्रोल किया गया है। और जिस तरह से मैं समझती हूँ कि जो फ्लोटिंग जो हो रही थी, जो वहां से आते हैं जो पॉल्यूशन होता है, और जैसे कच्ची बस्ती है, कच्ची बस्तियों में जो एनक्रोचमेंट होके जो बाहर के लोग बस जाते हैं, वहां पर जिस तरह से गंदगी कर रहे हैं, जो वहां पर जो गार्बेज की जो कलेक्शन होता है उसको भी रिमूव करने की कोशिश की जा रही है। तो सरकार अपनी तरफ से हर तरह से प्रयास कर रही है। और उसके बाद स्पेशली जब जयपुर का नाम आया या भरतपुर या अलवर का नाम आया है, तब से सरकार बहुत गंभीरता से इस बात पर मनन कर रही है। और एक बात और बताऊं आपको कि सरकार की तरफ से एक टीम जो पूना गई हुई है, जो उस पर स्टडी कर रही है कि कहां पर कितना पॉल्यूशन का रेशियो रहेगा, उसकी वो जांच करके बताएगी, उसी हिसाब से सरकार अपनी कार्यवाही करेगी। इसकी भी रिपोर्ट अभी आने वाली है, उसके तहत काफी इसको कंट्रोल करने में मैं समझती हूँ कि बहुत मदद मिलने वाली है। चलिए जी, सूरज जी आप कुछ कह रहे थे बीच में भी। देखिए, जिस तरीके से अभी बात की सील जी ने कि जोधपुर में प्लांटेशन हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, मरुस्थल को रोकने के लिए अनुकूलन वाली वहां पे वनस्पतियां लगाई गई है। लेकिन मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ, जो पॉल्यूशन का लेवल है जिससे लोगों के अंदर बीमारियों की तादाद बढ़ती जा रही है, वो शहरों में अधिक हो रही है। और शहरों के अंदर देखने में आ रहा है कि महानगरों के अंदर जो फुटपाथ के किनारे जहाँ थोड़ी वनस्पतियां थी, घास थी, गार्डन थे, जैसे रामनिवास बाग था, हमारा दुलेश्वर गार्डन था, जिनके नाम ही बाग थे, वहां पे किसी रसूखात के इस तरह के पत्थर राजस्थान में लगाए जा रहे हैं और बेतहाशा लगाए जा रहे हैं, लाल पत्थर 1-1 फीट के, बाग उजाड़ करके उन पत्थरों का काम चल रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से ये तो माफियाज है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो माफियाज है ये इसको कंट्रोल होने देंगे? इस पर्यावरण का जो क्षय है इसको रोकथाम कर पाएंगे? और बिना सरकारी संरक्षण के क्या ये संभव है कि माफियाज इस तरीके से फलते फूल जा रहे हैं? आप देखिए कि बांडी नदी के अंदर अमृत कुंज योजना ला करके 37,000 पेड़ काटने का ठेका एक दिन में दे दिया। और पेड़ काटने वाले लोग वही थे जो घाट की खूणी के अंदर पहाड़ के पत्थर पर जाकर के बेच रहे थे और सरकार उनका पैसा ले रही थी। तो ये तो पूरा इनका मकड़जाल है माफियाज का, कॉन्ट्रैक्टर का। जब तक इस पे रोकथाम नहीं लगेगी, जयपुर के अंदर तो लाल पत्थर, पूरे जयपुर शहर में चर्चा हो रही है कि लाल पत्थर आखिर आ कहां से रहा है। ऐसी जगह फुटपाथों के किनारे जहां पे डस्ट निकल करके सीधे PM 2.5 का लेवल जो है वो बढ़ा रही है एक साथ, वैसी जो है डस्ट है हमारे फेफड़ों में जाकर के और हमको टीबी बीमारी दे रही है। तो ऐसी डस्ट को पनपाने के लिए जंगलों को काट करके, शहरों के फुटपाथ के किनारे घास को उठा करके वो लाल पत्थर लगा करके किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? पर्यावरण को या कॉन्ट्रैक्टर को, प्रकृति को या उन ठेकेदारों को? तो जब तक इस पे रोकथाम संभव नहीं होगी और लोगों की नजर जो है वो सरकार की नजर नहीं बनेगी, तो मैं समझता हूं कि पर्यावरण बचाने की, प्रकृति बचाने की। चलिए मैं लौटूंगा, आरसी चौधरी साहब हमारे साथ में हैं। चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक बात निकल करके आ रही है कि नियम हर सरकार बनाती है, पहले से भी बड़े सख्त नियम है, यूएनओ के स्तर पे भी सरकारों को आगाह किया जाता है, यहां तक कि विकसित राष्ट्र जहां से हमें कुछ ये कहें कि एक हेल्प मिलती है, विकास के नाम पे एक फंडिंग होती है, एनजीओज को जो मिलता है पैसा, वो भी रोकने तक के लिए कह दिया जाए तो उसमें कटौती कर दी जाएगी अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। तो सख्ती जब होती है तो चीजें दुरुस्त करने की एक कोशिश की जाती है। लेकिन अभी ऐसा क्या है कि राजनीतिक संरक्षण पे ही सवाल उठते हैं, राजनीतिक पार्टियों पे, सरकारों पे सवाल उठते हैं कि उनकी आड़ में, उनकी देखरेख में यह सारी चीजें चल रही हैं। निश्चित रूप से योगेंद्र जी, आप जो कह रहे हो ये इसके अंदर समाज की सहभागिता और सरकार की गवर्नेंस दोनों महत्वपूर्ण पहलू है। किसी एक पहलू की तरफ अगर आप ध्यान देंगे, दूसरा पहलू कमजोर होगा तो निश्चित रूप से अपन वांछित लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो आपने जो चर्चा की सरकार की जो लापरवाही की, बार बार जो सरकार का जो इश्यू आ रहा है, जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर तमाम जो कंट्रीज हैं उनके अंदर जो टॉप 20 कंट्रीज हैं उसके अंदर हिंदुस्तान का हिस्सा है, भारत है उनके अंदर, वो 20 देशों के अंदर जहां पे प्लास्टिक को लेके या तमाम जो अवैध जो जितने भी जो इश्यूज हैं इन्वायरमेंट से जुड़े हुए, उसके अंदर वहां पे वो हिस्सा है। यहाँ पे सबसे बड़ी अगर कोई संस्था है पर्यावरण को बचाने के लिए तो नेशनल ग्रीनर ट्रिब्यूनल है, एनजीटी है। एनजीटी ने ही लेके यहाँ पे राजस्थान की सरकार को, चाहे माइनिंग को लेके हो, चाहे दिल्ली में यमुना के किनारे पे जहाँ पे जो एक बहुत बड़ा इवेंट किया गया, जहाँ पे अर्धसैनिक बल लगाए गए, जहाँ पे तमाम जो सब चीजें हुई,
और एनजीटी ने उसको मना किया और मना करने के बाद में वो उसका आयोजन हुआ और आयोजन होने के बाद में जब जो उस पर जुर्माना लगाया गया, आखिर सरकार एक तरफ इवेंट को मदद करती है, अर्धसैनिक बल लगा के तमाम मदद करती है, और यमुना के किनारे पे जो लोगों के जीने की इंस्पायरिंग की जो प्रेरणा दे रहे हैं वो लोग एनजीटी के दावों के विरुद्ध जाके वहां पे आयोजन करते हैं। निश्चित रूप से दोनों ही बातें बेहद चुनौतीपूर्ण है। आज के अखबार के अंदर चंबल की हत्या का, चंबल क्या है, नदी क्या है, चंबल की हत्या का मतलब हमारी जितनी भी जो रिवर्स हैं उनको हमने लिविंग लाइफ लाइन माना है, लिविंग है, वो सजीव है, उनको हम निर्जीव का दायरा नहीं दे सकते, हमने उनकी हत्या की है। तो किसी भी न्यायालय को इतना हस्तक्षेप करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट में राज्य की सरकार ने यह अपना पक्ष रखा कि हम अवैध माइनिंग को रोकने में असफल रहे, वहां पे ये बात करते हैं। इसका मतलब सरकार की कहीं ना कहीं गवर्नेंस के अंदर बहुत गंभीर लापरवाही है और सरकार के संरक्षण के अंदर जो माफिया हैं वो कहीं ना कहीं फलीभूत हो रहे हैं और वो आने वाले समय के लिए चुनौती है। जिस प्रकार से चंबल की जो चर्चा कर रहे थे, चंबल में हमने ये कहा कि 1 किलोमीटर से ज्यादा कहीं पे हो तो वहां पे जो बजरी का जो लेवल है वो नहीं जाना चाहिए, वहां पे 10-10 मीटर तक गहरे खदान कर दिए, तमाम सब चीजें हो गई। 3 मीटर तो 3 मीटर का जहां पे डायरेक्शन है उसके बावजूद इतना सब चीजें कर रहे हैं, तो ये सरकार किनको कर रही है। आज भी तमाम जो चाहे आ रहे हैं वहां पे पुलिस के बहुत से थाने के क्रॉस करके वो ट्रक यहाँ जयपुर तक पहुंचते हैं, और जिस अपने स्टूडियो के बगल में यहाँ पे एक टैंकर ट्रक तो यहां तक आ गया था जिसके नीचे दब के 5 लोग मर गए थे। इसलिए पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुका, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ चुका है। लेकिन ये अभी के अंदर चुनौतियों के अंदर आरसी चौधरी साहब, एक छोटा सा सवाल हो रहा है मेरा आपसे कि ये सब चीजें अभी 4 साल में हुई हैं कि वर्षों से चली आ रही हैं? बरसों से ही चली आ रही है। नहीं, मैं जवाब आरसी चौधरी साहब से चाहता हूं। सारा बरसों से ही चली आ रही है। ये तो रामगढ़ का बंदा कोई आज सूखा है क्या? नहीं, आरसी चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप बताएं कि ये लंबे समय से चली आ रही है कि अभी सब कुछ हो रहा है या अब ज्यादा हो गई है? देखिए, जिस प्रकार से तमाम जो अपने पैनलिस्ट हैं वो करें, कहीं ना कहीं ये लेकुना रहे, लेकिन जब सरकार का जो मुखिया हो, देश का जो मुखिया हो, और देश के मुखिया अगर ये अपने शब्दों से कहते हो कि मां गंगा ने मुझे बुलाया इसलिए मैं बनारस आया हूं, नमामि गंगे जिस प्रोजेक्ट का बीजेपी के जो वक्ता ने जो प्रयोग किया, आज गंगा की दुर्दशा क्या है? 4 साल पूरे होने के बाद कोशिश क्या होता है, कोशिश क्या होता है? देखिए, हाँ, बोलिए एक बार आरसी चौधरी जी को। हाँ, मैं आपके पास लूँ जी। मैं कह रहा हूं कि जब देश का जब मुखिया और जब देश के मुखिया की जो बयान हो, सूबे की जब सरकार अपने आप को बेबस और लाचार नजर आए, कमी हो सकती है, लेकिन मैं ये कहे, सरकार ये कहे कि हम रोकने में असफल है, इसका मतलब सरकार की गवर्नेंस कंप्लीट जीरो है। सरकार ने मान चुका है। आखिर प्रयास जब कहीं सचेत करते हैं, 4 साल से इस इश्यू को लेके एनजीटी ने 4 साल से कहा है, 4 साल तक पर्यावरण की पॉलिसी हम नहीं ले पाए। हमें तमाम जो प्रदेश के जो लोग हैं, चाहे उसका डेवलपमेंट हो, चाहे तमाम वो सब चीजें हो, उस पर क्यों नहीं निगरानी की? कौन जो लोग हैं जो इस खुली चुनौती को दे रहे हैं, जो लोग प्रशासन के अफसर्स को, जो मध्य प्रदेश में जिस घटना का आपने जिक्र किया कि एक आईएएस अधिकारी को मार दिया जाता है, यहां पे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जो सुबह से निकलता है और जहां खनन माफिया से चुनौती लेता है, उनके बच्चे इंतजार करते रहते हैं कि शायद शाम को आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। आखिर जब सरकार बेबस और लाचार नजर हो जाती है तो प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता किसके सामने गुहार लगाए? ये चुनौती है। लेकुना रहे होंगे, निश्चित रूप से मैं मानता हूं सरकार के अंदर कहीं ना कहीं लेकुना रहे होंगे, लेकिन सरकार बेबस नजर आए ऐसा मैंने तो मेरे जीवन में शायद कभी नहीं सुना। जिस प्रकार से आज सरकार स्वयं हल्फनामे देकर जब कहती है कि हम अवैध माइनिंग को, अवैध खनन को रोकने के अंदर असफल रहे। जी चलिए शील जी, आपके पास में आना चाहूंगा। सीधा एक आरोप है आप लोगों पे कि स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि हाँ, हम बिल्कुल पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। ये बात सही है कि सफल नहीं होना और एक अपनी लाचारी शो करना, दोनों बातें हैं कि सरकार अगर लाचार हो तो मुझे लगता है बड़ा गंभीर विषय है ये। तो देखिए, सरकार कभी भी लाचार नहीं है। बात नमामि गंगे की, जो मैं गंगा की बात कर रही हूँ, उमा भारती जो पहले थी उन्होंने कोशिश की, नहीं हो पाई, उसके बाद में उन्होंने खुद में माना कि ये जो पब्लिक जो जिस तरह से धार्मिक आस्था के, जैसे पहले इन्होंने कहा था कि एक पॉल्यूशन में एक हमारी आस्था भी कहीं ना कहीं आड़े आ जाती है, जिस तरह से वो डेड बॉडी को जलाते हैं, जो फूलों को वहां पर करते हैं, इतना कहने के बावजूद भी अगर नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं हमें भी अपने ऊपर भी सोचना होगा, क्योंकि गंगा नदी है, चाहे और भी जो नदियां हैं और जो जितने भी पानी के सोर्स हैं, उनमें जिस तरह से हम गंदगी फेंक रहे हैं तो हमें भी अपने आप में जागरूक पैदा करनी पड़ेगी। और नदियों का स्पेशली एक अभियान जैसा चल भी रहा है, अभियान के तौर पर भी हमें लेना पड़ेगा। और अभी जो ये जो डिपार्टमेंट है नमामि गंगे वाले, नितिन गडकरी जी इसमें खुद इन्वॉल्व हैं और खुद ये प्रयास कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी भी बार बार ये। मैं तो इतनी सी बात जानना चाह रहा हूं कि
सरकार लाचार क्यों है? अगर नियम कहीं सख्त बनाए जाते हैं, क्योंकि आप एक व्यक्ति को अगर कहीं छूट देते हैं तो दूसरा व्यक्ति दुस्साहस करता, मैं हिम्मत नहीं कहूंगा यहाँ पे, दुस्साहस करता है कि उन्होंने भी ऐसा किया था, एक नजीर बना देते हैं हमें कि उनके वक्त भी तो ऐसा हुआ कि साहब हमें भी थोड़ी सी छूट दीजिए। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, बाद में फिर गंगा की भी बात आती हूँ कि ये अभी जैसा आप भी मान रहे हैं कि 4 साल में तो नहीं, हमारे बरसों से ये चला आ रहा है। इसको लोगों की मानसिकता बदलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि जिस दिन उनको ये समझ आ जाएगी कि ये पानी हम ही पी रहे हैं, ये गंगा हमारी है या और जल स्रोत हमारे, तो निश्चित तौर पर ना तो सरकार लाचार नजर आएगी। सरकार योगेंद्र जी, गंगा का जो पानी है, गंगा के पानी को कितना ही एकत्रित रखिए, उसके अंदर कीटाणु पैदा नहीं होते। जो धार्मिक जो आस्था की बात करें, जो लोग पुष्प वहां पे विसर्जित करते हैं, जो वहां पे फूल डालते हैं, जो वहां पे आटा डालते हैं, वो तमाम वहां पे बायोलॉजिकल जो सिस्टम है उसको सपोर्ट करता है। चुनौती वहां पे ये है, जो इंडस्ट्रियल है, जो अर्बन बॉडीज हैं, वो तमाम जो अपना वेस्टेज जो डालती है बिना ट्रीट किए हुए, वो अपने आप में चुनौती है। वहां पे जितने भी जो लोग जो जा रहे हैं, वहां पे जो डाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो इकोलॉजिकल सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जहां पे जो वेस्टेज जो पानी है, गंदा पानी है, केमिकल्स है, इंडस्ट्रीज का जो तमाम जो सब चीज आ रही है, सीवरेज जो उसके अंदर खोल रहे हैं, वो ट्रीट करके जिसके अंदर डाला जाना चाहिए था। और जहां पे ये जितने जो घाट की जो निर्माण की बात थी, तमाम सब चीजें थी, आखिर समझने की जरूरत है कि आखिर गंगा जैसी एक पवित्र नदी जिसके पानी के अंदर कीड़े पैदा नहीं होते, कहते हैं स्थिर पानी कहीं पे भी कीड़े पैदा हो जाते हैं, उसके अंदर कभी नहीं होते। और ये तो सदियों से वहां पे हमारे जो पुरखे हैं वो विसर्जित करते आ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो वहां पे, लेकिन चुनौती आज अर्बनाइजेशन होने के बाद में, और जहां पे मुख्य ये चुनौती लेते हैं, आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि निश्चित रूप से हम असफल रहे और आगे हम इसको लेके चलेंगे। ये बात स्वीकार करें तो निश्चित रूप से आज जो पर्यावरण दिवस है वो संकल्प दिवस है। ये दिवस कहीं एक चर्चा का दिन नहीं है, एक किसी बात करके छोड़ दें, ये नहीं, आज अपने आप से संकल्प लेने का और प्रत्येक हिंदुस्तानी को लेने का है कि मैं किस प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा कर सकता हूं। चले, समय कम है लेकिन मुद्दा बड़ा गंभीर है और गहन मुद्दा है। आज आप देखेंगे कि हरियाली के नाम पे कुछ चुने ऐसे पेड़ दिखते हैं जो कभी भी टूट सकते हैं। हमें पेड़ भी वैसे लगाने चाहिए जो वास्तव में लंबे समय तक चलें और एक छांव दे सके और जिनका पर्यावरण में कुछ बड़ा उपयोग हो सके। कंक्रीट के जंगल हो गए, विकास के नाम पर इस तरह से अनाप शनाप अगर हम चीजों का दोहन शुरू करेंगे, जिन संसाधनों का हम उपयोग करते हैं, अगर कैपेसिटी जिस प्रोडक्ट की 85 अरब टन हो, 55 अरब टन हो और आप 85 अरब टन उसका दोहन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सब चीजें होंगी कहां। और सरकार कोई भी हो, राजनीतिक दल कोई भी हो, अगर वास्तव में ये अगर छूट दी जाएगी तो निश्चित रूप से ना पब्लिक माफ करने वाली है, ना ईश्वर माफ करेगा, ना ही प्रकृति माफ करेगी, क्योंकि आप खुली छूट दे रहे हैं उस दोहन की जो आने वाला कल और आज वर्तमान जिसको दोनों को बिगाड़ रहा है। और निश्चित रूप से नियमों के तहत अगर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है तो सरकारों की कहीं कहीं लापरवाही है, लाचारी है। और इसको बैलेंस करने के लिए जरूरी है कि नियम जो पहले से बने हैं उन्हें अगर सख्ती से आप लागू कर देंगे तो मुझे लगता है कि दूसरे को नियम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और केवल वो उस पे डाले वक्त ये नहीं है, अब तो जरूरत इस बात की है कि वास्तव में गंभीरता से जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है उसे निभाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।